अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट में इस वक्त जो कुछ हो रहा है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। पहला मैच जो हुआ जिसकी जैसी कारकर्दगी थी हम सब जानते हैं, काफी मायूस कुन कारकर्दगी थी। 3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दी थी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। एक दिन पहले ये डेवलपमेंट हुई है जी, और उनके मुस्ताफी होने के बाद आकिब जावेद को रेड बॉल और व्हाइट बॉल टीमों के बुरी हेड कोच की जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। और इसी दौरान टीम जनूबी अफ्रीका के दौरे पर भी मौजूद है, जैसे कि आप सब जानते हैं, जहां कई अहम सीरीज खेली जा रही हैं। साथ ही आज हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, क्योंकि फॉर्मेट में मुमकिन तब्दीली की खबरें भी ज़ेरे गर्दिश हैं जो शायकीन क्रिकेट के लिए मजीद दिलचस्पी का बायस बन सकती हैं। बिल्कुल ऐसे है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये, जिस तरह आपने सबसे बड़ी बात की जेसन गिलेस्पी। जेसन गिलेस्पी हाल ही में उनको कोच बनाया गया था पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट का, और उनके साथ साथ गैरी क्रिस्टन को कोच बनाया गया था ओडीआई क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ जो ही एक नया शख्स आता है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है, चाहे वो मिसबाह उल हक हों, चाहे वो वकार यूनुस हों, चाहे मोहम्मद हफीज़ हों, या फिर आप आकिब जावेद की बात कीजिए, तो वो सबसे पहला हमला आपके फॉरेन कोचेस पे करता है। और फॉरेन कोचेस एक तो पाकिस्तान टीम में आना नहीं चाहते, फिर उनको बड़े लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ उनको पर्सनल प्रिविलेजेस दी जाती हैं, उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में गज़ल लाया जाता है और लाने के बाद ये काम किया जाता है उनके साथ कि उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ता है, उनको फोर्स किया जाता है रिज़ाइन के लिए, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जेसन गिलेस्पी एक बहुत बड़ा नाम थे, गैरी क्रिस्टन एक बहुत बड़ा नाम थे, लेकिन जब वो आते हैं तो फिर हमारे कोचेस उनको डिफरेंट चीज़ें समझाते हैं। आकिब जावेद साहब ने गैरी क्रिस्टन के साथ इस वजह से राय जुदा की थी कि ये सिलेक्शन में अमल दखल करते हैं। अब वही आकिब जावेद, वही आकिब जावेद जो कि खुद भी सिलेक्टर हैं, खुद अब कोच भी हो चुके हैं, रेड बॉल के भी और व्हाइट बॉल के भी। अब वो तीन जिम्मेदारियों पे पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब कोई गोरा कोच आके वो आपके सिलेक्शन के ऊपर बात करता है, आपके सिलेक्शन के ऊपर सवालात उठाता है, वहां पे आप कहते हैं नहीं ये हराम है, और जब आप करते हैं वो हलाल हो जाता है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये जो ड्रामा पाकिस्तान में कोचिंग की हद तक चल रहा है, ये कहीं ना कहीं पे आपकी टीम पे भी असरअंदाज होता है। जब से आपके कोचेस स्टेबल नहीं है, आप 2022 से लेके अभी तक देख लें, तकरीबन 7 तो कोचेस आप बदला चुके हैं, 7 हेड कोचेस बदला चुके हैं, टीम डायरेक्टर ले आए, कभी आपने क्या ले आया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में इस तरह की चीज़। और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ खान साहब। सबसे पहले रऊफ भाई आपको गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आज काफ़ी दिनों बाद आप सुबह की सोच में हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपको हैप्पी बिलेटेड बर्थडे भी हमारी तरफ से विश और हमारी पूरी टीम की जानिब से। सर, जेसन गिलेस्पी के ऊपर बात करेंगे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब भी पाकिस्तान से कोई कोच आता है तो वो सबसे पहला हमला फॉरेन कोचेस पे करता है, और वो जो चीज़ें करते हैं वो पहले हराम होती है, लेकिन जब यही चीज़ें 3 ओहदे इनके पास होते हैं तो इनके लिए हलाल होता है। देखिए, मेरा ख्याल है कि काफी अनफॉर्चुनेट है। और फिर जब आप जल्दी में पॉलिसी बनाएंगे और बगैर सीबीएन के पॉलिसी बनाएंगे, और फिर जब कॉम्पिटेंट लोग आपके पाकिस्तान बोर्ड के अंदर नहीं होंगे, तो फिर ये चीजें उसके एंड रिजल्ट यही आपको सामने आएंगे। आप देखें कि ये क्रिकेट बोर्ड ऐसा है कि ना तो उनसे क्रिकेट चलाई जा रही है, ना इनसे फॉरेन अफेयर चलाए जा रहे हैं, ना इनसे इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप हो रहे हैं, ना इनसे कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी पहले बनाई गई और ना बनाई जा रही है। आप सबसे बेसिक इशू यहाँ पर कोचिंग के हवाले से आता है। जो आप कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम है, आप 20 साल से उसको चला रहे हैं, मगर आप एक भी ऐसा कोच डेवलप नहीं कर सके जो कि जाके किसी फॉरेन टीम को कोच कर सके। वजह इसकी क्या है कि आपने यहाँ पर जो अपने स्पार्शी थे, दोस्त वगैरह, रिश्तेदार, उनको आप कोचिंग कोर्सेज करवाते रहे। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो कि अपना नाम सही तरह नहीं लिख सकते, और लेवल 2 और लेवल 3 और लेवल 4 उन्होंने कोचिंग की हुई है। तो ये तो कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम का पाकिस्तान में हाल है। और फिर जो ये लोग डेवलप करते हैं वो इस काबिल नहीं होता किसी जगह पे कोचिंग करे, फिर मजबूरन आपको फॉरेन जो कोचेज होते हैं वो हायर करने पड़ते हैं। फिर उसमें भी क्योंकि आपके पास कॉम्पिटेंट लोग नहीं है, उनके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होता, उनके पास एक विजन नहीं होता जिसपे वो काम करें, तो वो फिर मिकी आर्थर की तरह साइनिंग करते हैं, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नजम सेठी के दौर में मिकी आर्थर को आया किया था। वो इंग्लैंड से बैठकर पाकिस्तान टीम की ऑनलाइन कोचिंग कर रहे थे, और पहली दफा हुआ हिस्ट्री में क्रिकेट की कि एक आदमी वो फॉरेन में बैठा हुआ, टीम यहाँ पर, प्लेयर यहाँ पर है और कोचिंग ऑनलाइन हो रही है। और उसके बाद फिर एशिया कप और वर्ल्ड कप का रिजल्ट आपके सामने आया, फिर आपने उनको सैक किया, वहां से आपने उनको लाके अकेडमी में उठाया। डेफिनेट एक आदमी इंग्लैंड में बैठा, वो आई नहीं रहा पाकिस्तान में, तो अकेडमी में कैसे काम कर सकता था? उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब वहां पे कोई बंदा पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था, मगर उसमें गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हामी भरी। और गैरी क्रिस्टन एक वर्ल्ड क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, कोचिंग के हवाले से उसको पूरी दुनिया में कदर की निगाह से देखा जाता है। वो ना सिर्फ हाईली एजुकेटेड है, बल्कि साउथ अफ्रीका और दूसरे कंट्रीज में वो कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाते रहे हैं। उनके साथ ये हुआ कि फिर उनके साथ इन्होंने किया क्या
अब देखिए इनकी जो नायदी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि इन्होंने एक अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ और वाब रियाज जैसों को बुला के पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी बना दी यहाँ पे। उस सिलेक्शन कमेटी ने इतने बड़े ब्लंडर्स किए कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो मसखरों की एक सिलेक्शन कमेटी थी। क्योंकि आप लोगों ने उनसे जब सवाल किए थे वर्ल्ड कप की सिलेक्शन से पहले, जो अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ T20, तो उन्होंने वहां पर जुगतन लगानी शुरू कर दी और ऐसे ऐसे जवाब दिए जिनका ना कोई सर था ना पाँव था। और फिर एक मजे का खेल किस्म की सिलेक्शन की, या दो बंदे आपके इमाद हुसैन, मोहम्मद आमिर एक पूरा साल पाकिस्तान का वो टीवी स्क्रीन पर बैठकर मीडिया पे बैठकर पाकिस्तान की डोमेस्टिक की और पाकिस्तान की टीम को बैशिंग करते रहे, और उनको भी सिलेक्ट कर लिया रिटायरमेंट वापस दिलवाकर। फिर कोई ऐसे प्लेयर थे जिनका फिटनेस बिल्कुल लेवल 0 था, कोई एक सिंगल फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर रहे थे, उनको भी सिलेक्ट करवाया। फिर उस्मान खान जैसे को उन्होंने सिलेक्ट करवाया जो कि यूएई में जाकर क्रिकेट खेल रहे थे और वहां पे एलिजिबल हो रहे थे। पाकिस्तान में उनके पास 1 या 2 ग्रेड 2 के मैचेस भी नहीं थे उनकी पॉकेट में, उनको वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट के लिए सिलेक्ट करवाया। और इसका का सारा नजरा होता गैरी क्रिस्टन के ऊपर, यानी कि इंतहाई बोगस और थर्ड क्लास तरीन आपने सिलेक्शन की, दुनिया का फाइनेस्ट कोच आप लाए और वो टीम उसको दी, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि आप पहले 2 मैचेस में हार कर बाहर होकर वापस आ गए। और फिर इन्होंने क्या किया कि जब गैरी क्रिस्टन वापस आए, उन्होंने चैंपियंस कप इन्होंने शुरू करवाया इंग्लैंड के टूर से पहले, तो वहां पर गैरी क्रिस्टन को पाकिस्तान बुलाया। उन्होंने यहाँ पर उनके साथ बैठ के सारे के सारे मामला तय किए, अपनी टीम उन्होंने सिलेक्ट की, उन्होंने इनको सारा प्लान बना के दिया कि ये जो प्लेयर्स प्लान में होंगे इनको आगे हम ट्राई आउट करेंगे। और जब उनके साथ सारी चीजें सेटल डाउन हो गई, तो इंग्लैंड में आपने एक टेस्ट मैच जीता और आपको आकिब जावेद मिला, और आपने सारा गैरी क्रिस्टन को कहा कि ना तो आप सिलेक्शन मामला में बैठ सकते हैं, ना आप टीम सिलेक्शन में दाखिल कर सकते हैं, ना आप ये कर सकते हैं, ना वो कर सकते हैं। उसने रिजाइन दिया, वो चला गया। और अब यही कुछ इन्होंने साजिश की है जैसन गिलेस्पी के खिलाफ, और उसको भी सिस्टम से आउट कर दिया। तो ये इसी तरह सिस्टम चलता है। अच्छा रऊफ भाई, जिस तरह से आपने तमाम इन डिटेल बताया है कि जिस तरह से क्या क्या हुआ, पहले कब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब मसला ये है कि ये तमाम तर चीज़ें हमारी टीम पर भी इफेक्ट करती हैं। आज दूसरा मैच है अफ्रीका के साथ, पहले मैच की कारकर्दगी आपने देखी, चाहे सीनियर्स वापस आ जाएं, चाहे कोचेस को बदला जाए, कप्तानों को बदला जाए, नया टैलेंट इंजेक्ट किया जाए, वही सहमी सहमी बैटिंग होती है, वही गलतियां, वही पुरानी रिवायत हमारी जो है ना वो चलती आ रही है। देखिए एक पैनिक बटन है ना, जब आप देखें कि हम खुद, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं इनके साथ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि जितने लड़के इन्होंने अनाउंस किए उनमें से किसकी क्या क्रेडिबिलिटीज है, कौन किस जो फॉर्मेट है उसमें जस्टिफाई कर रहा है। या तो आप बाज टाइम तो आप ऐसे आते हैं इसी क्रिकेट बोर्ड में कि आप किसी एक लड़के को किसी एक फॉर्मेट में भी ट्राई करने के लिए तैयार नहीं होते, और फिर सेकंड टाइम आप ये करते हैं दूसरी तरफ कि आप 20 लड़के अनाउंस कर देते हैं 2 टूर्स के लिए, और आपको खुद ही पता होता है कि कौन से फॉर्मेट में किसको खिलाना होता है। एक फॉर्मेट एक ही होता है। जिम्बाब्वे में आपके कौन साहबजादा फरहान हसीबुल्लाह और ये लोग ओपन कर रहे थे, यहाँ पर आपके टोटल ओपनर चेंज हो गए, बाबर आजम और रिजवान से ओपन करवा रहे हैं। साइम अयूब को आपने ऑस्ट्रेलिया में, जो आपका सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर है, आप साउथ अफ्रीका में देखिए उसने कितनी शानदार इनिंग खेली है पहले वनडे में, मगर ऑस्ट्रेलिया में जब वो टेस्ट मैच में परफॉर्म किया वनडे में, तो आपने उसको वहां से निकाल के वापस पाकिस्तान भेज दिया। यानी कि ना कोई सर है ना पाऊँ है, इनको पता ही नहीं है करना क्या है, किसको किस फॉर्मेट में खिलाना। आप इससे पहले फखर जमान को जाया कर चुके हैं, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट T20 प्लेयर था जिसकी बैट स्पीड और स्विंग सबसे ज्यादा थी, जिसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन T20 और शॉर्ट फॉर्मेट को मैच करता था एज ए ओपनर। आपने उसका कैरियर बर्बाद कर दिया, कभी इसको 4 नंबर पे, कभी 5, कभी 3 पे ट्राई करते हैं, टीम से निकाल दिया। अब यही चीज आप साइम अयूब के साथ कह रहे हैं कि आपके पास एक अच्छा प्लेयर आ गया है, तो आप उसको जो उसका नंबर है उस पर उसको जस्टिफाई करें और उसको कंसिस्टेंट चार्ज दें। वहां पर फिर आप दोनों बैट पकड़ कर आ जाते हैं और उसको नंबर 3 पे उसको शफलिंग शुरू कर देते हैं, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, और नीचे जो उससे नीचे प्लेयर खेल रहे हैं, उस्मान खान है या बाकी प्लेयर्स हैं, तो वो भी ये ताहिर लड़का है, इसको इनके भी नंबर अजीबो गरीब है। यानी कि मिडिल ऑर्डर में आपके पास एक बैट्समैन भी नहीं है, 5-5, 6-6 ओपनर पकड़कर आप टीम में लेकर चले जाते हैं। तो इससे फिर पता चलता है कि आपने पता नहीं किस किस्म की पॉलिसी बनाई है। मुझे तो इस समय से कंप्लीटली बाहर है कि क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये जो चेंजेस की आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इसमें कोचिंग स्टाफ का भी अमल दखल होता है? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा एनालिस्ट से भी और क्रिकेट पंडित से भी सुना है कि ये प्लेयर पावर की वजह से हो रहा है कि 2 ओपनर्स आ जाते हैं, बाबर रिजवान, जिनका ओपनिंग से T20 में अब कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पहले वो इनिंग्स बिल्ड करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, आखिरी 5 ओवर्स में वो मारने की कोशिश करते हैं, जो पुराना मैटर था। अब T20 में तो पहली ही बॉल से मारने की कोशिश कर रही हैं सारी टीमें। तो इसमें प्लेयर पावर्स का भी अमल दखल है या फिर कोचिंग स्टाफ का?
देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हाई मैनेजमेंट होती है, बेसिकली उनका काम होता है कि प्लेयर पावर को तोड़ना और जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट है उनको सर्व करना। ये कभी नहीं हो सकता कि आपकी जो ऊपर हाई मैनेजमेंट हो, एक तो पूरा पाकिस्तान उसको बड़ा तारीफों के पुल बांध रहा है कि इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई आपने क्या कर दिया? अगर आपके पास आपसे प्लेयर पावर आपसे खत्म नहीं हो रही और वो अपनी मर्जी के डिसीजन ले रहे हैं, अपने दोस्तों को साथ देकर जा रहे हैं, उनको मुख्तलिफ पोजीशन पर ऑब्लाइज कर रहे हैं, तो फिर आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या उसका मैनेजमेंट, क्योंकि ये जो कोचिंग स्टाफ है ये तो क्लियरली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हमारी अथॉरिटीज है उनके अपॉइंट करता है, तो ये तो आपस में एक ही चीज है। तो अगर आपसे एक ये प्लेयर पावर नहीं संभाली जाती, दो बंदे नहीं संभाले जाते, तो रिजाइन करके घर जाए, आप फिर पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे चलाएंगे आगे? तो इसका मतलब है कि आपको कुछ भी नहीं पता, आपसे जब कोई चीज हैंडल नहीं होती तो आप फिर वो प्लेयर्स पर लगा देते हैं कि ये प्लेयर पावर की वजह से हुआ है, और जब कोई मैच जीत जाते हैं तो फिर आप अपनी तारीफों को खुद बोल बांध देते हैं कि मुझसे पता कोई क्रिकेट का रस्तू नहीं है, मेरी वजह से पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीता, वो वनडे जीता, वो जीता। तो ये अजीबोगरीब इन्होंने खिचड़ी बनाई हुई है। अच्छा रऊफ भाई, जिस तरह से अभी आपने बात की है कि इनको खुद कुछ नहीं पता किसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए, कौन किस नंबर पर खेलना चाहिए, बाबर रिजवान के हवाले से बहुत डिबेट और कंट्रोवर्सी रही है। पता नहीं ये जोड़ी कब चेंज होगी, क्योंकि एक फेवरेटिज्म की बातें भी की जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि आज के मैच में क्या चेंजेस होनी चाहिए? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी ज्यादा चेंजिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये एकदम सेल पे चल जाती है। और मैंने सब लोगों के साथ काम किया, ये कोचिंग स्टाफ जो आपका अभी है, ये इन्होंने ये 2009 में एक आपके कोच आए थे जेफ लासन ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम थे, आउटस्टैंडिंग किस्म के बॉलर थे, हाईली इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे थे, साफ सुथरे शफाफ किरदार के मालिक थे, और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। मुझे भी ये लोग क्रिकेट नहीं खिला रहे थे, और जब जेफ लासन आए तो उन्होंने मुझे इंडाइट किया कि आपने इसको इसलिए बाहर बताया था। और फिर जब तक जेफ लासन रहे, मैं कंटिन्यू, मेरे सारे मैचेस जेफ लासन के दौर में, मैंने सारे अपने मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस उनके दौर में खेले। तो उनके खिलाफ भी इन लोगों ने इसी तरह साजिश की, खिचड़ी पकाई, और फिर उनको साइड लाइन कर दिया। और शरीफ आदमी थे, उन्होंने रिजाइन किया, वो चले गए। और उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट इतने बुरे मैस में फंस गई। तो आपके सामने श्रीलंकन स्कैंडल हुआ, जब यूनुस खान के खिलाफ बगावत हुई, 10 लोगों ने कुरान पे अलग उठाए, उसमें क्रिकेट बोर्ड भी इन्वॉल्व था। फिर 2010 में जो सिडनी का बदनाम टेस्ट मैच स्कैंडल हुआ, वो हुआ। फिर 2010 में जब इंग्लैंड का टूर किया, फिर 3 प्लेयर्स को जेल में हो गई, और बाकी पता नहीं कुछ स्थिति से कैसे बच गए, और बाकी और पाकिस्तान की रिप्यूट पूरी दुनिया में बर्बाद होकर रह गई। तो ये बेसिकली इनको चाहिए कि ये चीजें सॉर्ट आउट करें। जो आप ये जो जब आप ये ऐड देती है ना किसी की कोचिंग स्टाफ का, या जो हेड कोच आपका होता है उसकी जो पोस्ट है उसको एडवर्टाइज करते हैं ना, तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं ना उस हेड कोच के। मुझे पाकिस्तान में कोई एक बंदा बता दे कि जो इस इंग्रेडिएंट्स को पूरा करता हो, और जो वो लगाते हैं। तो उसमें तो आपको पास जो हेड कोच है उसकी तो ये 3 टाइप के होते हैं। एक हेड कोच होता है, एक टेक्निकल कोच होता है, एक बायोमेकेनिकल एक्सपर्ट होता है। जो हेड कोच होता है वो तो हाईली एजुकेटेड होना चाहिए, उसको डिग्री याफ्ता होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उसको वो इसको टीचिंग रोल आना चाहिए, वो रोल मॉडल होना चाहिए, उसको डिलीवर करना आना चाहिए, उसको पूरी स्ट्रेटेजिकल प्रोग्राम ना सिर्फ पाकिस्तान टीम का बल्कि आपके पूरे डोमेस्टिक का बनाना आना चाहिए, उसको नहीं आनी चाहिए। तो बैटरिक फेल आदमी कैसे बना सकता है, या बैटरिक फेल पास आदमी? तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बहुत गलती कर रहा है। अच्छा, कल मैं मीडिया बॉक्स में बैठा हुआ था, तो मैंने जब आपका चैंपियंस कप देखा ना, तो हम कुछ साफी बैठे थे। मैंने कहा यार कि ये अगर आपने अपनी क्रिकेट को डेवलप करना है तो आपको कुछ इंटरनेशनल कंसल्टेंट आने होंगे पूरे पीसीबी में, सिर्फ कोचिंग में नहीं, ताकि आके वो मेरिट की बुनियाद पे लोगों को सिलेक्ट करें। मतलब बहुत सारे 20-30 प्लेयर्स ऐसे हैं, अब्दुल रऊफ साहब जो इस लीग में खेल रहे हैं, उनका T20 क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे पास आखिरी कुछ मिनट्स हैं, मैं चाहता हूं कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाया जाए, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात की जाए। चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा हल नहीं हो रहा, भारत अपनी हटदर्मी, पाकिस्तान की अपनी हटदर्मी, क्या समझते हैं कौन यहाँ पे ठीक सिफ्ट में खड़ा है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या जो फर्म स्टैंड है वो ठीक है, या फिर भारत की जानिब से जो चीजें आ रही है वो ठीक है? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे राइट पे खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान का एक उसूली मोटिव पे खड़ा है कि पाकिस्तान 3 दफा अपनी टीम इंडिया भेज चुका है। उसके रिटर्न में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जितने MOU साइन किए थे उन सब से उसने कैटेगरिकली इनकार कर दिया। और फिर स्पेशली जब से वहां पे मोदी सरकार और बीजेपी की गवर्नमेंट आई हुई है, तो ये जो स्पोर्ट्स है उसमें ये सियासत को लेकर आ रहे हैं। और फिर जो सबसे बड़ी चीज ये आ रही है कि जो जय शाह के वालिद अमित शाह है, वो इंटीरियर मिनिस्टर है बीजेपी की गवर्नमेंट में, और वो राइट हैंड है मोदी का। तो इसकी वजह से वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि वो श्रीलंका में रणटूंगा का आपने स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा था कि जय शाह ने श्रीलंकन क्रिकेट तबाह कर दिया। इनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि ये श्रीलंका अपना एक लोकल टूर्नामेंट एशिया कप उसको ये होस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान और इंडिया के मैच को एक एक्स्ट्रा डे दे दिया गया, जबकि श्रीलंका जो होस्ट है उसके मैच का एक्स्ट्रा डे नहीं दिया गया। तो इस तरह के बहुत बड़े इल्जाम, पहले भी संगीन इल्जाम सामने आ गए। और उसमें सबसे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इन्होंने जो अच्छी लॉबी की हुई है, जो 7 कंट्रीज है जिनके पास वोटिंग राइट है,
तो उनमें इनकी अच्छी लॉबिंग है, जिस वजह से थोड़ा सा पाकिस्तान को पीछे जाना पड़ता है। और दूसरा पाकिस्तान, अब ये देखें ना कि हटदर भी किस किस्म की इंडिया की जानिब से है कि अगर पाकिस्तान इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल पे पहुंचता है चैंपियन ट्रॉफी के, तो हम दुबई में खेलेंगे। और अगर पाकिस्तान अगले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल या फाइनल पे पहुंचता है तो वो फाइनल इंडिया में खेलना पड़ेगा। तो ये तो एक बेसलेस चीज है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त है। सही, थैंक यू सो मच। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात है जो इस वक्त चेंजेस हो रही हैं क्रिकेट टीम में, जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मामलात हैं, कब ये हल होंगे नहीं पता। अब हम भी चाहते हैं कोई ना कोई फैसला आ जाए। यहाँ पर वक्त हो एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अजरा फारूक से, जो कि पाकिस्तान की ख़वातीन वॉलीबॉल टीम की कप्तान है। मज़े मज़े की उनसे आज हम बातें पूछने वाले हैं, तो आपको इंतज़ार करना होगा। विल बी राइट बैक सून।